आज इस लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। साइक्लिक ग्रुप इज अ ग्रुप विच कैन बी जनरेटेड बाय वन ऑफ इट्स एलिमेंट्स। एक ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे अगर वो इसी ग्रुप के किसी एक एलिमेंट ने जनरेट कर दिया हो। जनरेट करने का मतलब है every element is an integer power of that generator element. That is, for some a in G, एक एलिमेंट G के अंदर ऐसा हो a such that G is equal to a raised to the power n, यानी कि G के एलिमेंट जो है वो a की ही कोई ना कोई पावर हो, जहाँ पर ये जो पावर है n, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ Z, मतलब दिस इज एन इंटीजर, पॉजिटिव पावर्स, नेगेटिव पावर्स, जीरो पावर। इसी को अगर हम एडिशन नोटेशन में देखें, एडिशन नोटेशन का मतलब है अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन है तो फिर पावर का मतलब जो है, अब यहाँ पर पावर का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जो जनरल हम मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए, लेकिन वही बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है तो फिर यहाँ पर a रेज टू द पावर n का मतलब हो जाएगा a प्लस a n टाइम्स, दैट इज n टाइम्स a। इस एलिमेंट a को, जो कि ज़रूरी नहीं कि यूनिक हो, यानी कि एक से ज़्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं, और वो हम देखेंगे कि ऐसा यूजुअली होता है कि एक से ज़्यादा ही मिलते हैं। किसी पर्टिकुलर केस में जिसमें एलिमेंट ही दो हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट और एक और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, दो ऑर्डर का जो ग्रुप है वो ऐसा एग्जाम्पल है आपके लिए कि जो साइक्लिक भी होगा और उसके अंदर जनरेटर आपको एक ही मिलेगा, वो जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अकेला। अदरवाइज एक से ज़्यादा ही होते हैं, और हम प्रिसाइजली निकाल के दिखाएंगे आपको कि कितने जनरेटर होते हैं किसी भी ग्रुप के। तो इसको जनरेटर बोलते हैं जिसने उस ग्रुप साइक्लिक ग्रुप को जनरेट किया है। अल्टरनेटिवली वी में राइट G इज इक्वल टू A। हम G को जो है वो ये नोटेशन है साइक्लिक ग्रुप की, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं अगर वो साइक्लिक है और A उसका जनरेटर है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम देखें तो जो इंटीजर्स का सेट है वो अंडर एडिशन एक ग्रुप है, और उसको 1 और -1 ये दो एलिमेंट, ये दो इंटीजर ऐसे हैं जो जनरेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो एडिशन में तो जो पावर है उसका मतलब है इंटीजर मल्टीपल। तो 1 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, वही इंटीजर जो है जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे कहे कि 10 को जनरेट करवाओ, तो मैं कहूँगा दिस इज 1 रेज टू द पावर 10। क्यों? क्योंकि 1 रेज टू द पावर 10 का मतलब यहाँ पर है 10 इंटू 1, दैट इज 10। अगर कोई पूछे कि -1 कैसे जनरेट करता है, -1 जो है 10 को कैसे जनरेट कर देगा, तो हम कहेंगे कि -1 रेज टू द पावर -10, क्योंकि यहाँ पर माइनस पावर का मतलब है -10 से मल्टीप्लाई करना, और -10 इंटू -1 इज 10। ये था एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल। Zn हमने ले लिया 0 से n-1 तक के इंटीजर्स। मोडुलो n हमने देखा कि अंडर मॉड्यूलर एडिशन दिस इज अ ग्रुप, और इसको आप 1 से जनरेट कर सकते हो। अब इसको -1 से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि -1 होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हम 0 से n-1 तक के पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बाइनरी ऑपरेशन मॉड्यूलर एडिशन है, तो यहाँ पर -1 इज सेम एज n-1। सो 1 भी इसका जनरेटर होगा और n-1 भी इसका जनरेटर जरूर होगा। और भी जनरेटर मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बाद में तो हम इसका प्रूफ ही देंगे, लेकिन यहाँ पर भी लिख दिया गया है कि एनी एलिमेंट k in Zn which is relatively prime to n। तो ये n पर डिपेंड करता है
कि इसके कौन कौन से जो इंटीजर्स हैं उसमें 0 से n-1 तक की लिस्ट में जो इसके जनरेटर हो सकते हैं वो सभी जनरेटर होंगे जो n के साथ कोप्राइम होंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको और दिखाई दे जाएगा फाइनाइट ग्रुप का +-1 ± आयोटा। अंडर मल्टीप्लिकेशन जी इज ए ग्रुप, आयोटा भी इसका जनरेटर है और माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर है, 1 और -1 इसके जनरेटर नहीं है। आयोटा से ये चारों एलिमेंट कैसे जनरेट होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आयोटा की पावर 1 आयोटा है, 2 पावर करते ही -1 जनरेट हो जाएगा, 3 करते ही माइनस आयोटा और 4 पावर से 1। ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब हम मान लेते हैं कि G जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है और X और Y दो G के एलिमेंट हैं। तो क्योंकि G के एलिमेंट तो A की पावर्स होते हैं तो मान लेते हैं कि X जो है A⁻m है और Y जो है वो A⁻n है फॉर सम इंटीजर्स m एंड n। तो XY क्या होगा, X इंटू वाई क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का मतलब है A इंटू ए m टाइम्स और फिर साथ में ही A इंटू n टाइम्स। तो इसको एक साथ लिखना चाहो तो A⁻m+n हो जाएगी और m+n, ये m और n तो इंटीजर हैं और इंटीजर तो कम्यूट करते हैं अंडर एडिशन, तो इसको मैं n+m लिख दूंगा और उसको दोबारा से सेपरेट करूंगा तो y इंटू x मुझे मिल जाएगा। x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स। सो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। ये हमें एक छोटा सा रिजल्ट मिल गया कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबिलियन जरूर होगा, लेकिन अबिलियन ग्रुप है तो साइक्लिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया, 4 एलिमेंट का ग्रुप बना लिया। 4 एलिमेंट का ग्रुप हमेशा ही अबिलियन होगा, आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो। 4 एलिमेंट का ग्रुप हमेशा ही अबिलियन होगा, लेकिन उसके पास साइक्लिक होना और ना होना ये दोनों चॉइस है। अगर आप इस तरह का ग्रुप चूज कर लेते हैं जिसमें आइडेंटिटी के अलावा तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो, यानी कि 2 पावर करते ही आइडेंटिटी आ जाती हो, तो फिर ग्रुप जो है अबिलियन तो होगा लेकिन साइक्लिक नहीं होगा। हम आगे देखेंगे कि साइक्लिक होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। साइक्लिक होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट उतने ऑर्डर का जरूर हो जितने ऑर्डर का ग्रुप है। फाइनाइट अगर ग्रुप ले रहे हैं तो फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर का अगर एक एलिमेंट हमें मिल जाता है तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा और नहीं मिलता है तो नहीं होगा। तो मैंने जानबूझकर 4 ऑर्डर का ग्रुप ले लिया और उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है और ए बी और सी तीनों का मैंने ऑर्डर ले लिया है 2। तो जी जो है अबिलियन तो होगा, जैसा कि आप इसको देख सकते हो, साइक्लिक नहीं होगा। अबिलियन कैसे चेक कर सकते हैं, आइडेंटिटी तो सभी के साथ कम्यूट करती ही है, हम इन तीनों में से कोई 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट दिखा दें कि कम्यूट करेंगे। तो मैंने ए और बी उठा लिए, मैं कहता हूँ ए बी या बी ए दोनों ही सी के बराबर होंगे। अगर आप ए और सी उठाते तो उनकी प्रोडक्ट बी के बराबर होती, चाहे आप ए इंटू सी करते चाहे सी इंटू ए, इस तरह से। अब ये ए इंटू बी जो है ये सी क्यों है, क्योंकि ये ए नहीं हो सकता। अगर ये ए के बराबर है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहता है कि बी मस्ट बी आइडेंटिटी, और अगर इसको आप बी के इक्वल पुट करते हो तो राइट कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि ए इज आइडेंटिटी बट नीदर ऑफ देम आर आइडेंटिटी। ए और बी दोनों ही नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को सी के बराबर ही होना पड़ेगा और इस प्रोडक्ट को भी इस तरह से सी के बराबर होना पड़ेगा। तो ये आपके पास एग्जांपल है अबिलियन ग्रुप का विद दिस कंडीशन, और जो साइक्लिक नहीं है। तो एन अबिलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। अब एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि अगर ए जनरेट कर देता है जी को, तो ये जो एक स्टेटमेंट है इससे हमें पता चल जाता है कि ए इनवर्स भी जनरेट कर देगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो ए की पावर है
उसको आप ए इनवर्स की पावर भी, इंटीजर पावर भी लिख सकते हो इजीली, क्योंकि जो पावर है उसको नेगेटिव करता हूँ, और नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव भी इंटीजर ही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इफ ए इज ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। तो जनरेटर जो है वो इस तरह से आपको मिलेंगे। अब ये है बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप जो है उसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना उसके जनरेटर का ऑर्डर हो। तो हम दो केस में इसको तोड़ लेते हैं, दो केस कंसीडर करेंगे। एक तो इसके जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट हो और एक बार इसके जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी जो है वो ए ने जनरेट किया है और हम मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर एम है, फाइनाइट है। तो मैं एक सेट कंसीडर करता हूँ, ए की पावर लेता हूँ 1 पावर ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सॉन्स ऑफ और mth पावर तक। अब ए का ऑर्डर m है, दैट मीन्स दिस mth पावर इज आइडेंटिटी। देन h इज कंटेन्ड इन g। h के जो सारे एलिमेंट हैं ये सारे के सारे g में है। क्यों? क्योंकि g तो क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास कि g के एलिमेंट तो सारे के सारे a की पावर ही है, और a की पावर सारी की सारी g में है। a क्योंकि g को बिलोंग करता है तो a को खुद के साथ कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो जो पावर है वो g में ही होगी। हमें प्रूव करना है कि g जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का है और उसका ऑर्डर एग्जैक्टली m है। तो पहले तो हम देखते हैं कि g जो है वो h के ही बराबर है, ये प्रूव कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी। वी क्लेम दैट g इज इक्वल टू h, क्योंकि फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि वो फाइनाइट ऑर्डर का है, क्योंकि h के अंदर तो फाइनाइटली मैनी एलिमेंट हमने लिए हैं। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ g। हमने यहाँ पर दिखा दिया कि h इज कंटेंट इन g। अब मैं शो करना चाहता हूँ g इज कंटेंट इन h। तो g का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया x। तो g के तो सारे एलिमेंट a की कोई ना कोई पावर है, मुझे नहीं पता कितनी पावर है, बट फॉर सम इंटीजर k x must be equal to a raised to the power k. By division algorithm k must be equal to m into some quotient q plus remainder r। k को मैंने m से डिवाइड कर दिया, कुछ क्वोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर, और रिमाइंडर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लिख दी है कि वो 0 या 0 से बड़ा होगा और m से छोटा होगा। Then x, what is x? This is a raised to the power k, but k is equal to mq plus r। इसको अलग अलग कर लिया, mq पावर अलग और r अलग, और ये जो एलिमेंट है ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी, बिकॉज दिस इज a raised to the power m raised to the power k and order of a is m। a का जो ऑर्डर है वो m है, तो ये जो है आइडेंटिटी के बराबर हो गया और ये बच गया a raised to the power r। लेकिन r तो 0 से m के बीच में है, that means this a raised to the power r belongs to h। यहाँ पर 0 का मतलब है m, a raised to the power 0 और a raised to the power m दोनों क्या हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसलिए ये मत सोचना कि यहाँ पर तो जो रेंज है वो 1 से m है जो हमने ली है, और यहाँ पर है 0 से m-1। ऐसा नहीं है। जो 0 है, 0 इज a raised to the power 0 इज सेम एज a raised to the power m। ये एलिमेंट वही है। So x belongs to h, so x was arbitrary element of g, that this implies g is a subset of h, but h was subset of g, so h must be equal to g। g और कुछ नहीं, यही है। अब इसके अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट है, लेकिन कितने हैं? हमें तो ये भी प्रूव करना है कि एग्जैक्टली m है, और यहाँ पर आप देखो तो दिख भी रहे हैं कि m है, लेकिन कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन ये कह सकता है, हमें ये क्लेम कर सकता है कि हो सकता है इसके अंदर कुछ ना कुछ रिपीटिशन हो, कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो गए हो, हमें क्या पता कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। अगर हम ये और प्रूव कर दें कि H के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, फिर ये कन्फर्म हो जाएगा कि G के अंदर एग्जैक्टली M एलिमेंट हैं। तो ये हम यहाँ पर शो करेंगे। We claim that order of G is equal to M।
For this, it is sufficient to prove that all the elements of H are distinct elements. इनमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है। मान लेते हैं रिपीटिशन है। सपोज ए आई इज इक्वल टू ए जे फॉर सम आई लेस देन जे विच इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी कि इसी रेंज में है आई और जे और एम से छोटे, और इस तरह से रिपीटिशन मिल गई। फिर क्या होगा, देन ए रेज टू द पावर जे माइनस आई, ए रेज टू द पावर माइनस जे से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ए रेज टू द पावर जे माइनस आई बिकम्स आइडेंटिटी। बट जे माइनस आई इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम, क्योंकि ये दोनों ही एम से छोटे या एम के बराबर थे, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन तो फिर एम से छोटी आएगी ही। और ये एम जो है इसका ऑर्डर था ए का, और उससे छोटा कोई इंटीजर इसकी पावर करने से आइडेंटिटी आता है, लेकिन ऑर्डर की डेफिनेशन तो ये कहती है कि उससे छोटी पावर, छोटी पॉजिटिव पावर तो कोई नहीं मिलेगी जिससे वो आइडेंटिटी हो जाए। दैट मीन्स दैट पावर मस्ट बी जीरो। So I j minus I is 0, that is I is equal to j, that means a raised to the power I जो एलिमेंट आपने उठाया था वो तो वही सेम एलिमेंट को उठा लिया था, जैसे a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डिस्टिंक्ट, इसमें से दो अलग अलग पावर उठाओगे तो वो डिस्टिंक्ट ही मिलेंगे। तो ये हमारा जो रिजल्ट था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये रिजल्ट था कि जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वही साइक्लिक ग्रुप जो उसने जनरेट किया है उसका ऑर्डर होगा। इसको हम कई बार यूज करेंगे। ये था फाइनाइट के लिए, पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर मान लो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो हमें प्रूव करना है कि जो उसने जी जनरेट किया है उसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। मान लेते हैं फाइनाइट है, फाइनाइट है तो उसके अंदर तो ये ही है ए स्क्वायर, इस तरह से फाइनाइट है तो ये सारी पावर्स जी को बिलोंग करती हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो फाइनाइट है, दैट मीन्स रिपीटिशन है। रिपीटिशन के बिना अगर एक भी एलिमेंट रिपीट ना हो तो उससे तो फिर ये ग्रुप जो है, ये जो सेट है जी, ये जो ए की पावर्स की कलेक्शन है ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, जबकि हमने मान लिया है कि जी जो है वो फाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो रिपीटिशन होगी, रिपीटिशन होगी तो मान लेते हैं कि इस तरह से दो एलिमेंट जो है वो सेम है, पावर सेम नहीं है तो भी, लेकिन उससे तो फिर ये आर माइनस एस पावर जो है वो आइडेंटिटी हो गई है कि इसका मतलब तो ए का ऑर्डर फाइनाइट हो गया। ये कंट्राडिक्शन हो गई क्योंकि ए का ऑर्डर तो क्या है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो ग्रुप भी इनफाइनाइट ही होगा। एक छोटी सी कोरोलरी है इसकी, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर मोर देन 2 विल हैव एटलीस्ट 2 जनरेटर्स। कोई भी साइक्लिक ग्रुप जिसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट हैं, या यूं कहीं 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो उससे कम से कम 2 जनरेटर जरूर होंगे। हमें पता है अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होता है, और अगर उसके अंदर 3 एलिमेंट या उससे ज़्यादा एलिमेंट हैं तो ये दोनों ए और ए इनवर्स सेम नहीं हो सकते, इसलिए कम से कम 2 जनरेटर हमें मिल गए, एक ए और एक ए इनवर्स। सेम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सेम हो गए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर जो है ए का, या यूं कहें कि ए का जो ऑर्डर है वही ग्रुप का ऑर्डर है, वो तो 2 होगा, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो मोर देन 2 है। तो अगर साइक्लिक ग्रुप के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो उसके कम से कम 2 जनरेटर जरूर होंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n देन इट इज साइक्लिक। तब हमने प्रूव किया था कि जनरेटर का जो ऑर्डर है वही साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा। अब हमारे पास रिजल्ट है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर जितने ऑर्डर का वो ग्रुप है उतने ही ऑर्डर का एक एलिमेंट भी मिल गया तो ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक, क्योंकि वही जनरेटर हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट ए है ग्रुप के अंदर, उसका ऑर्डर भी m है और ग्रुप का ऑर्डर भी m है, तो यही बिल्कुल सेम रीजनिंग हमने अभी पहले की है। हम a की पावर्स की कलेक्शन ले लेंगे, a की पावर 1 से लेकर m तक, जो कि आइडेंटिटी है यहाँ पर गिवन है, m ऑर्डर है, इसका नाम h रख लिया, तो h इज कंटेन्ड इन g क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर इसके 2 एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो अभी अभी हमने देखा था कि वो कंट्राडिक्शन आ जाती है, क्योंकि उसकी जो है कम पावर आइडेंटिटी हो जाती है m से छोटी,
छोटे हैं दोनों, तो ये जो i माइनस जे ये पावर भी कम होती है, तो कंट्राडिक्शन आ जाती है क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो m है। दैट मीन्स m दिस सेट हैज़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अभी अभी प्रूव किया था हमने, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये जो सेट है इसके अंदर m डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और h जो है वो इसके ये सारे एलिमेंट जो है g को बिलोंग करते हैं और g के अंदर भी m एलिमेंट हैं और ये भी m एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा g के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है। अब इसके अलावा अगर g के अंदर एलिमेंट नहीं है तो g और h इक्वल है, लेकिन ये h तो साइक्लिक ग्रुप है, इसके तो सारे एलिमेंट जो है वो a की पावर है, यानी कि h को तो a ने जनरेट किया है। दैट मीन्स g इज आल्सो साइक्लिक। नेक्स्ट जो है छोटा सा रिजल्ट है बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक बड़ी भारी भरकम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम को हमने यूज कर लिया है और उसका मैंने नाम भी नहीं लिखा यहाँ पर, दैट इज लग्रांजेज थ्योरम। और ये रिजल्ट जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी, इसलिए इसको हम प्रूव करेंगे। इसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में ज़रूर इसका प्रूफ देंगे, लेकिन यहाँ इसको यूज हमें पहले ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसकी छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी है। ये है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर के बारे में क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो ऑर्डर के बारे में आप जानते हैं अच्छे से, तो ऑर्डर ये समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि ये क्या स्टेटमेंट क्या है। ये है कि कोई भी एलिमेंट है किसी ग्रुप का, उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता, ये तो हमने प्रूव किया था, लेकिन एक्चुअली वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। ये है ये थ्योरम, ये रिजल्ट, और इसको हमें यूज करना है नेक्स्ट थ्योरम में, जो है ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, या ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज अबिलियन भी कह सकते हैं, लेकिन साइक्लिक होना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। अबिलियन तो हो ही जाएगा क्योंकि साइक्लिक है। ऑर्डर ऑफ जी इज अ प्राइम, प्राइम है, इसका कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे तो उसका ऑर्डर p ही होगा। क्यों? क्योंकि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता, 1 से बड़ा होता है और p को डिवाइड करता है। अब p प्राइम है, इसको तो या तो 1 डिवाइड करता है या फिर p डिवाइड करता है पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g इज p। और अभी लास्ट थ्योरम हमने की है कि अगर जितना g का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर का एक एलिमेंट मिल गया तो ग्रुप इज साइक्लिक, और साइक्लिक है तो अभी हमने प्रूव किया था कि दैट मस्ट बी abelian. So every group of prime order is abelian also. Next है every finite group of composite order has a proper subgroup. कंपोजिट ऑर्डर का अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका एक कम से कम एक प्रॉपर सब ग्रुप जरूर होगा। तो हमने मान लिया कि जी जो ग्रुप है उसका ऑर्डर है m इंटू n, जहाँ पर m और n दोनों ही 1 से बड़े हैं, यानी कि 2 प्रॉपर फैक्टर उसके जरूर हैं। हमने 2 केस कंसिडर किए, एक तो ग्रुप साइक्लिक है और एक ग्रुप जो जी वो साइक्लिक नहीं है। तो अगर ग्रुप साइक्लिक है, केस 1 जो है G इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट A, दैट इज G इज साइक्लिक। इफ G इज साइक्लिक देन बिकॉज ऑर्डर ऑफ A इज mn, ऑर्डर ऑफ A रेज टू द पावर m इज n। अगर A की पावर mn करने से आइडेंटिटी आता है तो A रेज टू द पावर m की तो n पावर करने से ही आइडेंटिटी आ जाएगा। तो बट n इज स्ट्रिक्टली लेस देन mn। क्यों? क्योंकि जो m था वो 1 से बड़ा था, तो 1 से बड़ा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगी प्रोडक्ट। सो h इज जनरेटेड बाय a रेज टू द पावर m इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। तो हमें एक सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर जो है वो कम है जी के ऑर्डर से, स्ट्रिक्टली लेस है। यहाँ पर देखें इसका ऑर्डर कितना है, एटमोस्ट n, और इनफैक्ट यहाँ पर तो n ही है। तो दिस सब ग्रुप जनरेटेड बाय द एलिमेंट a रेज टू द पावर m इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में हमने ले लिया कि जी इज नॉट साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक नहीं है
तो फिर एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट is of order greater than 1 and less than mn। कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो, क्योंकि ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो उसका ऑर्डर mn नहीं होगा, और क्योंकि वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 1 से तो बड़ा होगा, और उसी किसी भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से आप साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करवा दो तो वो जरूर एक प्रॉपर सब ग्रुप ही होगा, क्योंकि उसका ऑर्डर वही होगा जो जी का ऑर्डर है। साइक्लिक सबग्रुप जनरेट करवाने का मतलब है टेक ऑल द पावर्स ऑफ एक्स। क्योंकि जी का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, और जो जी एक्स की पावर्स हैं सारे नहीं हैं वो। क्यों? क्योंकि जी साइक्लिक होता, अगर सारे ही जी के एलिमेंट एक्स की पावर होते तो जी जो है वो साइक्लिक हो जाता। जी साइक्लिक नहीं है तो जी के कुछ एलिमेंट, कितने एलिमेंट, जितना एक्स का ऑर्डर है उतने ही एलिमेंट मिलेंगे जो जी की एक्स की पावर्स होंगे, उनको अलग निकाल लो तो वो एक सब ग्रुप बन जाता है, और उसको बोलते हैं साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई एक्स। तो ये हमारे लिए यहाँ पर एक प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप आप लोगे तो वो साइक्लिक ही होगा। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम देखते हैं, हमारे पास एक ग्रुप है जी, वो साइक्लिक है तो किसी एलिमेंट ने जनरेट किया होगा, एच उसका एक सब ग्रुप है। हमें प्रूव करना है कि एच भी साइक्लिक होगा, यानी कि किसी एक एलिमेंट ने उसको जनरेट किया होगा। तो एच जो है, देखिए एक्स अगर एच को बिलोंग करता है तो एक्स जो है वो ए की कोई ना कोई पावर ही होगा, क्योंकि एच का एलिमेंट भी तो जी का ही एलिमेंट है। एच सब ग्रुप है जी का, मतलब एच एज ए सेट सबसेट है जी का, तो एच के एलिमेंट भी जी के ही एलिमेंट हैं, और जी के एलिमेंट तो ए की पावर है। तो एक्स का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो ए की कोई ना कोई इंटीजर पावर होगा। अब एक्स इनवर्स भी एच को बिलोंग करता है, क्योंकि एच सब ग्रुप है, तो इनवर्स तो वो जो इंटीजर पावर थी उसका नेगेटिव होगी। दैट मीन्स ए की जो इंटीजर पावर्स एच को बिलोंग करती हैं उनके नेगेटिव इंटीजर पावर्स जो हैं, यानी ए रेज टू द पावर एम, एम अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये नेगेटिव हो गया, और एम अगर नेगेटिव है तो माइनस एम पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स एच कंटेन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पावर्स ऑफ ई। तो हमने मान लिया कि लेट m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज टू द पावर m बिलोंग्स टू h। हमने a की, क्योंकि पॉजिटिव पावर्स भी h को बिलोंग करती थी, नेगेटिव भी, तो जो पॉजिटिव पावर्स में सबसे छोटी पावर थी उसको हमने m मान लिया कि वो m थी। उससे जो एलिमेंट बन रहा था a रेज टू द पावर m, हम शो कर देंगे, वी क्लेम दैट h इज जनरेटेड बाय दैट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ a दैट बिलोंग्स टू h। उस छोटे से छोटी पॉजिटिव पावर a की जो h को बिलोंग करती है उस एलिमेंट से h जनरेट हो जाएगा, ये हम प्रूव कर देंगे। a रेज टू द पावर m जो है वो h को जनरेट करती है, ये प्रूव करने के लिए हमें h का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलना पड़ेगा, और हम प्रूव कर देंगे कि वो a रेज टू द पावर m ये जो एलिमेंट है इसकी कोई ना कोई इंटीजर पावर है। अब क्योंकि z h का एलिमेंट है तो g का भी एलिमेंट है, तो g का एलिमेंट है तो a की कोई ना कोई पावर तो जरूर होगा। मान लेते हैं a रेज टू द पावर t है, मुझे शो करना है कि वो a रेज टू द पावर m की कोई पावर होगा। डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर दो, t को डिवाइड करवा दो m से, t इज इक्वल टू एम क्यू, देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट t इज इक्वल टू एम क्यू प्लस r। r जो है रिमाइंडर है, सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड m माइनस 1। अब देखते हैं, दो बातें यहाँ से निकल के आएंगी। पहली तो ये कि z जो है, जो कि a रेज टू द पावर t के बराबर है,
वो हो गया ए रेज टू द पावर एम क्यू प्लस आर के, लेकिन ए रेज टू द पावर एम क्यू को मैंने अलग लिख दिया और ए रेज टू द पावर आर को अलग। अब ए रेज टू द पावर एम क्यू तो एच को बिलोंग करता है, क्यों? क्योंकि ए रेज टू द पावर एम जो है वो एच को बिलोंग करता है, तो इसकी फर्दर पावर क्यू बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी एच को बिलोंग करेगी। यानी ये एक एलिमेंट है जो एच का है, तो इस एलिमेंट की क्यूएथ पावर भी एच को बिलोंग करेगी, जो कि ये है। अब ये एलिमेंट एच को बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा। अब ये एलिमेंट भी एच को बिलोंग करता है और ये एलिमेंट भी एच को बिलोंग करता है, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी एच को बिलोंग करेगी, और इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो होगी ए रेज टू द पावर आर। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ए रेज टू द पावर आर बिलोंग्स टू एच। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, क्यों? क्योंकि आर जो है वो तो स्ट्रिक्टली लेस देन एम है और एम तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर था, जिसके लिए ए रेज टू द पावर एम बिलोंग्स टू एच है। एम से छोटी पॉजिटिव पावर के लिए तो ए रेज टू द पावर वो जो भी है पॉजिटिव पावर एम से छोटी वो तो बिलोंग करेगा नहीं एच को। दैट मीन्स आर मस्ट बी जीरो, और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं आर के पास, तो आर मस्ट बी जीरो। और अगर आर जीरो हो गया देन टी इज इक्वल टू एम क्यू। तो ये हो गया एम क्यू, जैसे यहाँ पुट करोगे जेड की जगह, तो ये जो है ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर क्यू हो गया। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, ए रेज टू द पावर जेड नहीं, ये जेड है, जेड इज इक्वल टू दिस। सो जेड इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर टी, और टी की जगह आप पुट कर दो एम क्यू, क्योंकि आर क्या हो गया जीरो, टी की जगह एम क्यू पुट करते हैं, ये हो गया ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर क्यू, दैट इज जेड को जनरेट कर दिया ए रेज टू द पावर एम एलिमेंट। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज जनरेटेड बाई ए रेज टू द पावर एम, सो एच इज साइक्लिक। नेक्स्ट है छोटा सा रिजल्ट है, प्रॉपर सबग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। साइक्लिक ग्रुप अगर इनफाइनाइट है और उसका प्रॉपर सबग्रुप भी आप लोगे तो वो फाइनाइट नहीं हो सकता। मान लेते हैं फाइनाइट हो गया। अभी अभी हमने देखा कि साइक्लिक ग्रुप का सबग्रुप भी साइक्लिक होता है, किसी ना किसी उसके जनरेटर की पावर से ही जनरेट होता है। तो ये हमने मान लिया इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इसका ये सबग्रुप फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इसका जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होगा, लेकिन इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो मान लेते हैं के होगा। अगर ए रेज टू द पावर एम का ऑर्डर के है तो ए का ऑर्डर जो है वो एम इंटू के या उससे छोटा ही होगा, क्योंकि इसकी पावर के करके देखो आइडेंटिटी आता है, वो तो दे ही रखा है, ए रेज टू द पावर एम के इज आइडेंटिटी, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज एट मोस्ट एम के। उसे छोटे से भी आ जाए, नहीं तो ये तो है, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि ए का जो ऑर्डर था वो तो क्या था इनफाइनाइट। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, ये दो रिजल्ट अब हैं हमारे पास जो ये बताएंगे कि जनरेटर्स कितने हैं, किसी पर्टिकुलर साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर कितने हैं। तो फर्स्ट जो रिजल्ट है वो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए, और सेकंड जो है वो है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। अगर आपका साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है, इनफाइनाइट है, तो उसके एग्जैक्टली दो ही जनरेटर होंगे। क्योंकि साइक्लिक गिवन है तो मान लो उसका एक जनरेटर तो मिलेगा ही, ए है। वैसे देखा जाए तो एक हमने प्रूव कर दिया था कि ए इनवर्स है, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ए और ए इनवर्स, तो दो तो इसके जरूर हैं, लेकिन हमें ये भी प्रूव करना है कि और नहीं है। तो इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते थे कि और नहीं है उसको, लेकिन हम एक बड़ा सिंपल सा, ये मेथड भी बड़ा सिंपल है, इसमें एग्जैक्टली कितने सारे एक साथ ही निकल जाएंगे, इसमें वो रिजल्ट भी यूज नहीं करना पड़ेगा कि ए इनवर्स भी एक जनरेटर है। अब इसके सारे एलिमेंट ए की पावर ही हैं, तो मान लेते हैं कि कोई आर्बिट्ररी पावर इसका जनरेटर है, और हम उन पावर्स को निकाल लेते हैं कौन कौन जनरेटर हो सकते हैं। ए की पावर आर अगर जनरेटर है तो ए इसका एलिमेंट है वो ए को भी जनरेट करेगा, ए की पावर आर जो एलिमेंट है वो ए को भी जनरेट करेगा, तो ए जो है वो ए की पावर आर की कोई ना कोई इंटीजर पावर होगा। ए इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर आर के हो गया,
ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया तो ए की पावर रह गई आर के माइनस वन, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, सो दिस आर के माइनस वन कैन नॉट बी फाइनाइट, कंट्राडिक्शन हो जाएगी नहीं तो, दैट मीन्स दिस आर के माइनस वन मस्ट बी जीरो, दैट मीन्स आर के इज इक्वल टू वन। ये तो जब पॉसिबल है जब आर और के दोनों वन है या दोनों माइनस वन है। तो आर के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर आर इज वन और आर इज माइनस वन, क्योंकि के भी क्या है हमारे पास इंटीजर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आर टू ले लें और के वन बाई टू ले लें, क्योंकि आर भी क्या है इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट वन केवल और केवल तब हो सकती है जब दोनों वन हो या दोनों माइनस वन हो। सो ए एंड ए इनवर्स आर द ओनली जनरेटर्स। नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए। उसके लिए पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। आइलर्स फाइव फंक्शन, आइलर्स फाइव फंक्शन जो है वो एक नंबर थ्योरी का फंक्शन है। ये एक इंटीजर n के लिए फाई n देता है। फाई n जो है क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n और एंड को प्राइम टू n। n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं ये गिनती बताता है, काउंटिंग करनी है कि n से, फाई n क्या है, n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं जो n के साथ को प्राइम है। और फाई वन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है वन, और वन से बड़ों के लिए जो है आप फाई n निकालते हो। फॉर एग्जांपल अगर फाई टू आपसे निकालने को बोला जाए तो वो भी वन ही होगा। फाई थ्री जो है वो टू हो जाएगा क्योंकि वन भी को प्राइम है और टू भी को प्राइम है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई फाई सेवन निकालने के लिए कहे, किसी भी सेवन क्या है प्राइम है, तो इससे तो छोटे सारे ही इसके साथ को प्राइम होंगे तो सिक्स आ जाएगा। फाई सेवन इज सिक्स। इनफैक्ट फाई पी फॉर अ प्राइम पी इज ऑलवेज पी माइनस वन, और बाकी जो है कंपोजिट के लिए ये नंबर जो है अलग अलग आते रहेंगे, और वन के लिए हमने वन डिफाइन कर दिया है। तो इस फाई n की टर्म्स में है हमारा नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, तो अगर उसका ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है वो फाई n है, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसका ऑर्डर मान लिया हमने n है, और n है तो इस तरह से हमें पता है कि इसके एलिमेंट भी यही होंगे। ये उसके एलिमेंट हैं ए स्क्वायर अप टू ए रेज टू द पावर n। अब हम दो चीज़ें प्रूव करेंगे। पहली तो ये कि अगर इसको कोई ए रेज टू द पावर m जनरेट करती है तो m n के साथ को प्राइम होगा, यानी कि इसके जनरेटर कोई भी है तो वो n के साथ, वो जो पावर है वो n के साथ को प्राइम है, और हैं वो इन्हीं में से 1 से लेकर n माइनस वन तक। ये जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि आइडेंटिटी के अलावा किसी भी एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकता। तो हम एक तो ये प्रूव करेंगे कि ए की कोई पावर अगर जी को जनरेट करती है तो वो पावर n के साथ को प्राइम है, ये आधा काम हो जाएगा। दूसरा फिर हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई पावर n के साथ को प्राइम है तो जनरेट भी जरूर करेगी, तो फिर हमें एग्जैक्टली फाई n जनरेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, फाइव n जनरेटर्स का मतलब काउंटिंग ही है, वो इतने कि जितने n के साथ को प्राइम है और n से छोटे हैं। अब n के साथ को प्राइम और n से छोटे, यहाँ पर पावर भी 1 से लेकर n माइनस वन तक की ही है, कंसीडर करनी है जो हमें। तो वो अगर हम पावर्स को प्राइम दिखा दे दोनों तरफ से कि एक रेज टू द पावर m जनरेट करता होगा तो को प्राइम मिलेगी पावर n के साथ, और अगर को प्राइम होगी तो जनरेट भी कर देगा, तो फिर हमारा काम फिनिश हो जाएगा, यानी कि उनकी काउंटिंग उतनी ही हो जाएगी, फाई n ही हो जाएगी नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो पहले तो हमने मान लिया कि g को a रेज टू द पावर m जनरेट करता है तो हमें शो करना है कि m और n को प्राइम है। एक रिजल्ट हम यूज करेंगे नंबर थ्योरी का कि m और n को प्राइम होंगे तो देयर एग्जिस्ट सम x एंड y सच दैट mx प्लस ny इज इक्वल टू 1।
दोनों केसेस में दोनों तरफ से इसको यूज करेंगे, एक बार प्राइम प्रूव करने के लिए, और एक बार जब को प्राइम हम मान के चलेंगे तब। तो आर ए क्योंकि जी को बिलोंग करता है और ए रेज टू द पावर एम जी को जनरेट करता है, तो ये एलिमेंट भी इसकी ही कोई ना कोई पावर होगी, मान लेते हैं इसकी kth पावर है। तो जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, पिछले रिजल्ट में हमने देखा ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया और ये आ गया। वहां पर तो हमें ये बात यूज करनी थी कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, सो दिस मस्ट बी 0, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो फाइनाइट है। सो ए रेज टू द पावर एम के -1 इज आइडेंटिटी। लेकिन हमें ऑर्डर के बारे में कुछ रिजल्ट हमने पढ़े थे और वहां से हमें पता है कि अगर ऑर्डर ए का n है और कोई और इंटीजर भी पावर करने से आइडेंटिटी आता है, तो जो ऑर्डर है वो उस इंटीजर को, आर्बिट्रेरी इंटीजर को डिवाइड करेगा, दैट पावर इज मल्टीपल ऑफ ऑर्डर। सो दिस m के -1 इज मल्टीपल ऑफ n, सो दिस इज इक्वल टू nt को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो दिस, सो देयर एग्जिस्ट k एंड -t, दो इंटीजर मिल गए हमें k और -t, सच दैट m k प्लस -t इंटू n इज इक्वल टू 1, सो दैट इम्प्लाइज m एंड n आर कोप्राइम। अब दूसरी तरफ से मान लेते हैं कि एक n डैश इंटीजर है जो n के साथ कोप्राइम है। कोप्राइम है तो इंटीजर्स मिलेंगे r और s, सच दैट n r प्लस n डैश s इज इक्वल टू 1। अब हमने ये यूज कर लिया। अब अगेन अब हमें दिखाना क्या है कि a रेज टू द पावर n डैश जनरेट कर देता है g को, तो मैं a को जनरेट करवा देता हूं, फिर वो g को ही जनरेट कर देगा। a जो है उसको आप लिख लो a रेज टू द पावर 1, और 1 क्योंकि इसके बराबर है n r प्लस n डैश s के, तो वो पावर में लिख दो। अलग अलग कर लो, अलग अलग करते ही a रेज टू द पावर n r जो है ये आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि a रेज टू द पावर n ही आइडेंटिटी हो जाता है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा और ये बच जाएगा a रेज टू द पावर n डैश s। अब मैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट को जनरेट करके दिखाऊंगा a रेज टू द पावर n डैश से। मान लेते हैं x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है g का, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो a की कोई ना कोई पावर होगा, क्योंकि g तो a से जनरेट होता है, ये तो गिवन ही है। तो मान लेते हैं a रेज टू द पावर p है फॉर सम इंटीजर p, तो a की वैल्यू हम यहाँ से ये पुट कर लेंगे a रेज टू द पावर n डैश s। अब n डैश को मैं अंदर रख लूँगा और s को बाहर p के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगा, तो ये देखिए x को जनरेट कर दिया है a की पावर n डैश ने। सो g इज जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। क्या लेके चले थे कि n डैश जो है वो n के साथ को प्राइम है, तो जनरेटर मिली ये पावर, और जब हमने जनरेटर लेकर चले थे तो को प्राइम मिली। That means a raised to the power m is generator of g if and only if m and n are co-prime। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली फॉलो हो गया कि इतने ही हैं, कितने हैं, जितनी पावर n के साथ को-प्राइम है, तो ये तो phi n के बराबर है। That is, इसको फिर मैंने लिखा दोबारा से, in any cyclic group g with order n, the generators are a raised to the power k for each k relatively prime to n। ये कंक्लूजन निकला from 1 and 2। 1 और 2 जो हमने प्रूव किया उससे कंक्लूजन निकला कि अगर g a से जनरेट होता है तो a की हर उस पावर से जनरेट हो जाएगा जो n के साथ को प्राइम है। एग्जाम्पल्स में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर डाल दिया है। अंडर एडिशन Z10 इज अ ग्रुप, 0 से 9 तक के एलिमेंट है यहाँ पर हमारे पास, और 1 इसको जनरेट करता है। तो ये कहता है और जनरेटर्स कौन से होंगे, a रेज टू द पावर k फॉर ईच k लेस देन 10 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 10। अब यहाँ पर पावर का मतलब क्या है, सम है, मतलब एडिशन है, यानी a प्लस a, तो 1 प्लस 1, जैसे 1 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो 10 जो है उसके साथ को प्राइम पावर कौन सी है, 3, 7 और 9। तो 1 रेज टू द पावर 3, 1 रेज टू द पावर 7, 1 रेज टू द पावर 9, ये 3 इसके और जनरेटर्स मिलेंगे। और वहाँ यहाँ पर क्योंकि अंडर एडिशन Z10 में पावर का मतलब सम है, तो 3, 7 और 9 जो एलिमेंट है वो भी इसके जनरेटर हैं। तो इसके 4 जनरेटर हो गए, 1,
3 7 9। और आप देखो 10 के साथ ये 4 ही कोप्राइम है। ये लास्ट रिजल्ट है। ये रिजल्ट नहीं, एक एग्जाम्पल या यूं कहीं एक प्रॉब्लम है और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ए और बी दो एलिमेंट है किसी ग्रुप के, और ये आपको गिवन है कि उनके जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है, कोप्राइम है। कोप्राइम तभी कह सकते हैं जब फाइनाइट हो, तो फाइनाइट वर्ड मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया। अगर आपको भी केवल सीधा कोप्राइम लिखा मिल जाए, दैट मीन्स फाइनाइट भी है और कोप्राइम है, और आपस में ये एलिमेंट कम्प्यूट करते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें ए बी का जो ऑर्डर है वो प्रूव करना है कि वो ए और बी के ऑर्डर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये टिपिकल सी प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं ए का ऑर्डर तो m है और b का ऑर्डर जो है वो n है। हम एक एलिमेंट जनरेट कर लेते हैं ए बी, जिसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है और ये शो करना है कि वो इन दोनों के ऑर्डर की प्रोडक्ट के बराबर होगा। और उस ए बी एलिमेंट से साइक्लिक सबग्रुप जनरेट करवा देते हैं जी का, और उसका नाम रख लेते हैं एच। अब क्योंकि ए बी की पावर एम एन अगर हम करके देखें, तो मैंने यहाँ पर आप देखोगे ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इस तरह से आएगा एम एन टाइम्स। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि ये और भी आपस में कम्प्यूट करते हैं, तो मैं उनको आगे पीछे कर सकता हूँ, और ए की जो सारी पावर्स हैं वो मैं लेफ्ट में ले आऊँगा और बी की जो सारी पावर्स हैं वो हम राइट में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एम एन इंटू बी रेज टू द पावर एम एन। और ये क्योंकि a रेज टू द पावर m आइडेंटिटी हो जाता है, तो mn भी आइडेंटिटी होगी, मल्टीपल है m का mn। और सिमिलरली b की पावर n आइडेंटिटी है, तो mn जो है वो पावर भी आइडेंटिटी होगी। सो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ab का ऑर्डर है वो तो mn को डिवाइड करेगा, यानी mn उसका मल्टीपल है। ये आर्बिट्ररी पावर है इस एलिमेंट की कि इतना करने से आइडेंटिटी आता है, तो ऑर्डर जो है वो इसको डिवाइड करेगा। हमें शो करना है कि वो इसके बराबर होगा। बराबर प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें और हैं यूज करने के लिए। एक तो ये कि ये ऑर्डर्स जो m और n है ये कोप्राइम है, और दूसरा एक रिजल्ट है कि अगर m भी इसको डिवाइड कर दे और n भी इसको डिवाइड कर दे, और m और n क्योंकि कोप्राइम है तो ये प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगी, और यही हमारा रहता है प्रूव करना। इसने तो इसको डिवाइड कर दिया, अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि दिस नंबर आल्सो डिवाइड्स दिस, और ये पॉजिटिव इंटीजर तो है ही दोनों, तो फिर दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो अब मेरा काम ये है कि m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए बी, n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए बी। सिमिलर से ही है, तो एक पर को ध्यान से देख लेते हैं, दूसरा बड़ा सिमिलर है, यूं का यूं है। ए बी रेज टू द पावर m, ए बी ने जनरेट किया है h को, तो इसकी तो सारी पावर h के अंदर होंगी। मैंने mh पावर ली। mh पावर का फायदा क्या है कि a की पावर m तो हो जाएगी खत्म आइडेंटिटी, और बच जाएगा b रेज टू द पावर m। तो b रेज टू द पावर m h को बिलोंग कर गया। अब b का जो ऑर्डर है वो n है, और m n के साथ कोप्राइम है, तो b रेज टू द पावर m एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, n ही होगा। हमारे पास एक रिजल्ट है कि b रेज टू द पावर m का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो होगा n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ mn। लेकिन GCD ऑफ mn क्योंकि यहाँ पर 1 है, कोप्राइम दे रखी है, तो वो जो डिवीजन डिनोमिनेटर में है वो 1 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ b इज दिस एलिमेंट b रेज टू द पावर m इज n। ये एलिमेंट अब h को बिलोंग करता है, h का एलिमेंट है और इसका ऑर्डर n है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगेन हमने लैग्रांजी थ्योरम की एक कॉन्सिक्वेंस यूज कर ली है। लैग्रांजी थ्योरम क्या थी, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप।
और उसकी कंसिक्वेंस वहाँ पर यूज की थी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वही बात दोबारा से यूज कर ली है। ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और ये जिस ग्रुप का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ये एच का, तो इसका जो ऑर्डर है वो एच के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन एच का ऑर्डर तो वही है जो इसके एच के जनरेटर का ऑर्डर है। सो और इसका ऑर्डर एन है, तो यहाँ से मिला एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए बी। सिमिलरली आपको मिल जाएगा m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए बी। कैसे? अब की बार आप m की जगह पर n पावर ले लो, n पावर लोगे तो b खत्म हो जाएगा और a की पावर n बच जाएगी। और फिर से वही बात कि a का ऑर्डर तो m है और m और n को प्राइम है, तो a की पावर n का ऑर्डर भी m ही होगा। तो m जो है वो h के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि ए बी का ऑर्डर जो है उसको डिवाइड करेगा। अब n भी इसको डिवाइड करता है इस नंबर को, और m भी और m और n को प्राइम है, तो इनकी प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगी। प्रोडक्ट डिवाइड करेगी तो ये फर्स्ट और फोर्थ से जो है ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देख रहे हो तो। बाकी खुद अगर आप पेन पेंसिल लेकर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं दिखाई देंगी। अगर केवल लेक्चर्स देखोगे और सोचोगे कि हमें समझ आ गया है, तो ये बिल्कुल बड़ी भारी भूल होगी और इससे जो है काम नहीं चलेगा। ये पेपर ग्रुप रिंग्स बोल लो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कह लो, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखने से सुनने से समझ आ जाते हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तो नहीं लिख पाओगे। इसलिए ज़रूर आप लोग जो है अपनी पेन पेंसिल पेपर उठाओ और खुद प्रूफ लिख कर देखो। जब आपको लगे कि समझ आ गया है तो उसके बाद उसको लिख कर ज़रूर देखो। एक दो बार जब आप उसको लिख लोगे तो वो समझ में भी और अच्छे से आ जाएगा और आप उसको एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मिसलेनियस रिजल्ट्स, कुछ और सब ग्रुप्स के बारे में जो एक आध इम्पोर्टेंट रिजल्ट रहता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।